कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीप शिक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपको आपके पाठ्यक्रम का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय प्रयत्न, इसके बारे में आपका परिचय करवाऊंगा। उम्मीद है कि आप सब पूरे मनोयोग से इसको सुनेंगे और पूरे ध्यान से इसका अधिगम करेंगे। हमने इससे पहले की क्लास में उच्चारण स्थान पढ़ा था और उच्चारण स्थान में हमने ये जाना था कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। इसके बाद में उच्चारण स्थानों का एक सब पार्ट है कि अगर आप उच्चारण कर तो रहे हैं, जिस स्थान से आप किसी वर्ण को उच्चारित कर रहे हैं तो उसके लिए यत्न भी होता है ना, यत्न भी होता है ना, एक कोशिश भी होती है उसको बोलने के लिए। बिना कोशिश करे तो आप उस वर्ण को उस उच्चारण स्थान से उच्चारित कर ही नहीं सकते, है ना। तो उसी यत्न की आज बात करेंगे। और यत्नो द्विधा क्या कहा गया? आचार्य पाणिनि ने कहा कि यत्नो द्विधा, दो प्रकार के यत्न होते हैं। यत्नो द्विधा, ठीक है। यत्नों का मतलब हो गया कोशिश, प्रयास, ठीक है, कोशिश। यत्नो इति शब्द से को अर्थ है तो कोशिश हो गया। द्विधा मतलब दो प्रकार का, यत्न दो प्रकार का हो गया, है ना। कौन कौन सा हो गया? आभ्यंतरो बाह्यश्च, यत्न दो प्रकार का है। एक पहला हो गया आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न, है ना। बाह्य प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न हो गए। कौन से? आभ्यंतर, और दूसरा कौन सा हो गया? बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और बाह्य क्या है, इस बात को आपको सबसे पहले समझना होगा। देखो, वर्ण उच्चारण के समय मुख के अंदर जो प्रयास किया गया है ना, उसको आभ्यंतर कह गया है ना, आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्ण उच्चारण के बाद में उच्चारित वर्ण के बाद में जो प्रयास होता है ना, उसको बाह्य यत्न कहते हैं ना। तो कैसे हुआ? जैसे अपन ऐसे समझेंगे इसको, अगर आपने च को बोलना चाहा, च, है ना, च को बोलने के लिए आपकी जीभ है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों के पास में चिपक रही है ना, चिपक रही है। च के बोलने से पहले की स्थिति को जानो, जीभ चिपक गई। इस चिपकने के ना, पूरे फोर्स के साथ चिपकने को आभ्यंतर प्रयत्न कह दिया। अंदर, मुख के अंदर का प्रयास है बोलने के लिए। और जब अपने फोर्स के साथ में जो वायु है उसको बाहर फेंका, च आई ना, च बाहर आई, तो इस च को जीभ के एक प्रयास के बाद में, जीभ की एक कोशिश हुई है, उस कोशिश के बाद में भी ये कोशिश करो समझने की आप कि और क्या क्या मुंह में इसमें कोशिश हुई है ना। तो देखो, च बोला, जीभ का प्रयास पूरा रहा, उस प्रयास से मूलतः वो वर्ण उच्चारित हो गया। लेकिन च बोलने के बाद में आपके होठों में भी एक विशेष प्रकार की कोशिश हुई है ना, और एक होठों में एक घुमाव सा पैदा हुआ है। और जब आप होठों का घुमाव और जीभ का प्रयास, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से अपन सुंदर और सुस्पष्ट रूप से च को बोल पाते हैं ना। तो ये जो होठों का बनावट है ना, सुंदर सी बनावट च बोलने के लिए, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए, ये तो हो गया बाह्य प्रयत्न। और जो जीभ का अंदर का स्ट्रोंग जो कोशिश थी ना, बड़े मजबूती से जीभ का चिपक जाना, वो क्या? अभ्यंतर हो गया। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आद्य है पंचदा, आद्य है पंचधा। वो कह रहा है कि प्रारंभिक 5 प्रकार का होता है। यही तो संस्कृत जगत की सुंदरता है ना। वो कह रहा है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, वो आभ्यंतर और बाह्य होता है। फिर वो कह रहा है आद्य है पंचदा, वो प्रारंभिक 5 प्रकार का होता है। उसको हिंदी की तरह से बोलने की जरूरत नहीं है कि जी 2 प्रकार के थे, 2 में पहला प्रकार ये था, जी पहला प्रकार के इतने प्रकार थे, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। यही तो इसकी सुंदरता कि आद्य है पंचदा, है ना, प्रारंभिक 5 प्रकार के हैं। तो क्या हो गया?
प्रारंभिक 5 प्रकार में अपन कौन कौन से मानेंगे, एक सुंदर सी टेबल बना लो आप, है ना। इस टेबल में कैसे करेंगे अपन ड्राइंग, अपन इस प्रकार से करेंगे। एक तो हो गया स्पृष्टम, है ना, स्पृष्टम हो गया। उसके बाद में ईषत् स्पृष्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो सकता है, उसके बाद में ईषत् विवृतम हो गया, ठीक है। उसके बाद में विवृतम, और उसके बाद में आप सुंदर से बना लेना टेबल को संवृतम, संवृतम। इस तरीके से इसका वर्गीकरण हो गया, ठीक है ना। ये इसके टाइटल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है यहाँ से कि मुख के अंदर वर्णों के उच्चारण के समय करी गई कोशिश है ना। स्पष्टम में क्या है, तत्र स्पष्टम स्पर्शानाम स्पष्टम, ऐसे लिखो आप, है ना। स्पर्शानाम स्पृष्टम, आप एक लंबी लाइन में लिखना, आप तोड़ के नीचे मत लिखना, स्पृष्टम, है ना। स्पर्शानाम स्पृष्टम, और विद्वानों के लिए यही पर्याप्त है। आप ऐसे नहीं लिखोगे बच्चों की तरह कैसे लेकर के मैं तक। अब अपन वो उस स्टेज से बाहर आ गए हैं ना। कैसे जो मैं तक के जो 25 वर्ण है ना, आप सब जानते हैं, कैसे लेकर के 25 तक के सारे वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण है ना। इनको स्पर्श क्यों कहा गया कि जीव का अपने जीवा का जो प्रयास है या जीवा है वो मुख में कहीं न कहीं छूती है ना, छूती है। इस छूने के प्रयास को ही इसमें स्पर्श कहा गया, इन वर्णों को कैसे लेकर के। और आप ये मान के चलो नैतक के वर्णों में जीभ कहीं न कहीं मुंह में छूती है, तब जाकर के ये वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। और जीवा के छूने को ही हमने इनको स्पर्श वर्ण कह दिया। पै से लेकर के मैं तक में होठ छूते हैं, तो जीवा और होठों के छूने से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो क्या हो गए, स्पर्श वर्ण हो गए। ये सिंपल सी बात है, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। स्पर्शानाम स्पष्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा सजा के देगा आपको। स्पर्शानाम किम स्पष्टम, और ईषद स्पष्टम किम हो गया, ईषद स्पष्टम किसका हो गया, तत्र अंतस्थानाम ईषद स्पष्टम, है ना। अंतस्थानाम ईषद स्पष्टम, ईषद स्पष्टम का मतलब थोड़ा स्पष्ट है ना, थोड़ा, वो तो स्पर्श वर्ण है, ये थोड़े स्पर्श वर्ण है। ये र ल व, इन चारों वर्णों में, अंतस चारों वर्णों में जीभ छू तो रही है, लेकिन या तो छूने का प्रयास कर रही है या छू रही है, तो थोड़ा है ना, थोड़ा। ईषद का मतलब थोड़ा। कै में देखो, टै में देखो, कै में देखो, चै में देखो, जीभ एकदम रगड़ के साथ छूती है, और वहां पर थोड़ा कम छू रही है, इसलिए इनको ईषद स्पष्टम कह दिया। अंतस्थ क्यों कहा, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनकी स्थिति बीच में है। जैसे स्वर समाप्त होंगे, व्यंजन प्रारंभ होंगे, वहां पर दोनों के स्वर और व्यंजनों के बीच में इनका वर्णन है, वर्गीकरण है, इसलिए इनको अंतस्थ कह दिया ना। तो ये आप ये जान गए, ठीक है। उसके बाद में ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्माणाम ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ठीक है ना। ऊष्म में कौन कौन से श है, फिर ये श, उसके बाद स्कूल वाला श और है, ये क्या हो गया, ईषद विवृतम तत्र ऊष्माणाम, ठीक है। उसके बाद में विवृतम स्वराणाम, स्वराणाम जो स्वर हैं उनका क्या हो गया, विवृतम। और हश्व है कार से, ये है अपने आप में हश्व है। और प्रयोग दशायाम, प्रयोग दशायाम, दिख रहा होगा आपको साफ स्पष्ट, प्रयोग दशायाम, प्रयोग दशायाम हश्व है कार से यत्नम संवृतम, संवृतम, है ना। जैसे प्रयोग दशा का मतलब आप ये मान के चलो, सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो कि ये जो संवृत है ना, संवृतम, इसका अपन ने पढ़ा प्रयोग दशायाम, प्रयोग दशायाम, ठीक है। अब प्रयोग दशा का इतना ही मतलब मानो आप उच्चारण कर ले, क्या उच्चारण कर ले, उच्चारण
काले इति एव प्रयोग दशा, है ना। जैसे अपन बोलते हैं राम है, तो राम में जो ये हश्व है ये समृत है। समृत का मतलब मुंह का थोड़ा सिकुड़ जाना। राम है, राम में बिल्कुल होठ एकदम से एक दूसरे क्लोज आ रहे हैं ना, नजदीक आ रहे हैं, तो समृत हो गया, है ना, समृत हो गया। इसलिए इसका हश्व है का उच्चारण जो यत्न है वो समृत हो गया। अब प्रक्रिया दशा एक और बचती है, प्रक्रिया दशायाम, है ना। प्रक्रिया दशायाम किम अस्ति, विवृतम अस्ति, विवृतम, है ना। ये अपन जब सवर्ण संज्ञा पढ़ेंगे ना, सवर्ण संज्ञा, तब इसको समृत और विवर्त को और अच्छी तरीके से देख लेंगे। लेकिन जब प्रयोग दशा पूछता है ना, तो प्रयोग दशा का मतलब आप समझो उच्चारण काल में, उच्चारण काल में हश्व है वो क्या होता है, समृत होता है। और जो वही जो प्रक्रिया दशा होती है ना, प्रक्रिया दशा, उस प्रक्रिया दशा में ये विवृत हो जाता है। जैसे कैसे हो जाता है, ये देखो, जैसे मान लो कि ये है हिम और ये है आलय, तो इसमें क्या हुआ जी, इसमें ये हुआ कि ये तो हो गया समृत और ये हो गया विवृत। तो एक सूत्र मिलेगा आपको सवर्ण संज्ञा का ना, समान वर्ण, है ना। तो वो कहता है कि जिसका उच्चारण स्थान और यत्न, कौन सा यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न अगर समान है तो वो सवर्णी होते हैं, वो सवर्णी होते हैं ना। अभी इतना ही समझो कि वो एक जैसे होते हैं। कैसे एक जैसे होते हैं, वो दोनों एक जैसे कैसे होंगे, वो इसलिए होंगे वो कि उनका उच्चारण स्थान भी एक जैसा होगा और आभ्यंतर प्रयत्न भी है ना, वो भी एक जैसा होगा। तो अपन क्या मान के चलें कि ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज एक और समान होनी चाहिए, इनकी एक जैसी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, यत्न, है ना। और यत्न भी द्विधा, दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, आभ्यंतर है ना, ये जो आभ्यंतर है ये दोनों का एक जैसा होना चाहिए। तो समस्या ये आई कि साहब इसका तो विवृत है, स्वराणाम विवृतम, तो स्वराणाम विवृतम में तो इसका तो विवृत हो गया। साहब आपने कहा कि इसका ए का समृत है, तो ये तो समृत है, विवृत तो एक जगह एक जैसे कैसे होंगे, और एक जगह नहीं होंगे तो इनको दीर्घ नहीं होंगे, है ना, सवर्णी नहीं माने जाएगा। तो फिर पाणिनि ने कहा कि साहब, आचार्य पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो उच्चारण काल में प्रयोग दशा में समृत है। जब प्रक्रिया दशा होगी ना, ये प्रक्रिया दशा क्या हो गया, इसको ए और आ को मिला करके बड़ा आना, आ बढ़ा दिया, दीर्घ बना दिया और ये हिमालय बन गया। तो इस प्रक्रिया दशा में ये ए विवृत माना गया और उच्चारण काल प्रयोग दशा में इसको क्या माना गया, समृत माना गया। ये बात समझ में आ गई होगी और समझ में आ जाएगी। उच्चारण काल क्या हो गया, प्रयोग दशा, प्रक्रिया दशा क्या हो गई, विवृत हो गई ना। प्रक्रिया दशा में ये इसको समृत जो जिसको माना गया उसी को विवृत भी मान लिया गया। और जब दोनों विवृत हैं ए और आ, तो इनको मिला करके अपन दीर्घ कर सकते हैं और ना वो दीर्घ संधि हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूज है। देखो अपन ने क्या पढ़ा, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यस्य, उसमें आद्य पंचदा ये 5 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न, और अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का कौन सा, स्पष्टम, ईसद विवृतम, विवृतम, समृतम, है ना। ये टेबल आपकी किताब में बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, मेरा काम सिर्फ समझाने का था। उसमें एक नया टर्म आपको देखने को मिलता है, उच्चारण काल प्रयोग दशा, प्रक्रिया दशा विवृतम, ठीक है ना। ये दोनों विभेद समझ लिया। प्रक्रिया दशा में अपन हिम और आलय को मिलाकर के हिमालय बनाते हैं, तब दोनों को विवृत मान लेते हैं, दोनों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है ना। और जब उच्चारण काल की बात आती है तो हम समृत भी मान लेते हैं, इसको विवृत मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दीर्घ करते हैं तब सवर्णी मानने के लिए इनको दोनों को प्रक्रिया दशा में क्या करेंगे, इसका भी वो जो यत्न है वो क्या मान लेंगे, अपन विवृत मान लेंगे। तो हश्व ए विवृत भी होता है, समृत भी होता है। किस स्थिति में समृत होता है, किस में विवृत होता है, ये आपको दिमाग में सजा के रखना है, क्योंकि परीक्षक यहाँ गोता लगाने की पूरी संभावना रखता है। धन्यवाद।